सर हमारे साथ हैं कुशल सिंह। कुशल जी वीडियो ऑन करिए। गौतम सर। सर आ रहे हैं, ठीक है कुशल जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। राजेश सर। जी सर शुरू करें। सर कुशल जी है या भगवान जी? अच्छा गौतम सर आ चुके हैं। जी गौतम सर। मैं ये कह रहा था इनका प्रोफाइल मेरे पास आया नहीं था सर, ये भेज। जी सर मैं सेंड करता हूँ। हाँ। राजेश सर आप शुरू करें। सर मेरे पास भी नहीं बन। जी सर मैं सेंड करता हूँ दोनों को, तब तक आप शुरू करें राजेश सर। बिल्कुल जी। कुशल जी जी सर। बताइए अपने बारे में कुछ। जी सर, मेरा नाम कुशल सिंह राणावत है। मैं भीलवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अध्यापक श्रेणी तृतीय के पद पर 2007 से कार्यरत हूँ और ये आरएस में मेरा 4th अटेम्प्ट है और ये सेकंड टाइम में इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। तो पिछले इंटरव्यू में क्या कमियां रह गई थी? सर इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ था मेरा। मार्क्स मैंने 2012 वाला दिया था ना, उसमें टोटल 160 में से मुझे 89 मार्क्स मिले थे। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था ओवरऑल, पर शायद लगता है थोड़ा बहुत अगर 5-7 नंबर ऊपर आते तो मुझे कहीं की पोस्ट मिल जाती। अच्छा, तो मान लीजिए मेंस में आपके मार्क्स कम थे। इस बार क्या लगता है? इस बार सर उम्मीद है सर, बढ़िया हुए हैं पेपर चारों, अच्छा गया है। चलिए, मार्क्स अभी तक बताए नहीं गए आपको, फिर भी आपका आत्मविश्वास बता रहा है कि इस बार आप सफलता को प्राप्त करें। चलिए, आप पंडेर भीलवाड़ा में आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो भीलवाड़ा नाम क्यों है? सर इसके पीछे 2 रीजंस बताए जाते हैं ना। एक तो जो कथाओं के आधार पर चलता है कि यहाँ पर भील जाति रहती थी, एक कस्बा था, वहां पर महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था उसमें भी यहाँ के भीलों ने योगदान दिया था। तो एक तो भील का बाड़ा और दूसरा यहाँ पर मेवाड़ की टकसाल थी जिसमें बिलाड़ी नाम के सिक्के बनाए जाते थे, तो उस हिसाब से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। चलिए, भीलवाड़ा के कुछ उपनाम हैं, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी सर, टेक्सटाइल सिटी है, अब्रक नगरी है भीलवाड़ा, और राजस्थान का मैनचेस्टर। मुझे ये बताइए, मैनचेस्टर कहाँ पर है? इंग्लैंड में सर। अच्छा, उसका नाम मैनचेस्टर क्यों पड़ा, कोई कारण है क्या इसके पीछे? सर ये नहीं पता, पर ये जरूर है कि वो वस्त्र उद्योग में कुछ समय पहले जब भारत पर ब्रिटिश रूल था उस समय वो विश्व में सबसे बड़ा केंद्र था वस्त्र निर्माण। बस इसीलिए उसको मैनचेस्टर कहा गया। सर ये पता है मुझे, कॉलोनी वो ये पता, काउंटीज है वहाँ की, वो ये पता है मैनचेस्टर। जी जी, ब्रिटेन की। चलिए, मैनचेस्टर है वो और किस वजह से प्रसिद्ध उद्योग के अलावा? उसका पता नहीं है सर, है ना। ये जरूर मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि वो अभी उसको सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह कहा जाता है, कि अब वहाँ से सारा जो था काम वो खत्म हो गया सूती वस्त्र। अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए, जो फड़ चित्र का कला है, फड़ चित्रकारी, ये कैसे शुरू हुई? क्या इसके पीछे कोई कारण है? वहाँ स्पेशली भीलवाड़ा में क्यों फेमस है? सर फड़ चित्रकारी ऐसा है, इसमें इसका जो उद्गम हुआ वो पूर्व गांव है भीलवाड़ा के पास में, वहां पर पांचों जी जोशी करके कलाकार थे, इसके प्रथम कलाकार माने जाते हैं। तो जब छापरा रियासत की स्थापना हुई शाहजहां के समय, सुजान सिंह जी ने स्थापना की थी, तब इनके फैमिली को यहाँ पर छापरा ले आया गया। तो अब इनके परिवार में एक फैमिली इनकी भीलवाड़ा में रहती है, नाथद्वारा में भी है और चित्तौड़ में भी, तो ये सभी इसके केंद्र हैं फड़ चित्रकारी। अच्छा, आपके वहां पर गैर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, गैर नृत्य। जी सर। तो गैर नृत्य में एक आंगी गैर नृत्य और पढ़ा है मैंने कहीं पे। आंगी गैर नृत्य क्या होता है? जी सर, वो आंगी एक तरह का चोला होता है ना, वो चोला पहन के नृत्य करते हैं, इसलिए इसको आंगी गैर नृत्य कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, बताइए आपके रामस्नेही संप्रदाय का क्या रोल रहा है वहां पर भीलवाड़ा में? सर रामस्नेही संप्रदाय, इसकी स्थापना रामचरण जी महाराज ने की थी। वो सोडा, भीलवाड़ा सोडा अपने जयपुर जो रियासती तब टोंक जिला, वहाँ के वो उनका जन्म था। उसके बाद में वो
जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो वो दांतड़ा आ गए थे वहाँ, संत थे एक दांतड़ा में कृपाराम जी उनके पास, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की शाहपुरा में। ये निर्गुणी संप्रदाय है जिसमें राम के निर्गुण और निराकार स्वरूप की पूजा की जाती है। अच्छा, आपने 2007 से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इसमें आने का प्रयास नहीं किया सेवा में? जी सर, मैंने बीएससी की है, बीएड मैंने किया नहीं। मेरे मन में यही था कि जैसे मैं अगर उस सेक्टर में आगे बढ़ूं, जैसे टीचिंग लाइन में आगे बढ़ूं या मैं इधर आगे बढ़ूं, तो मेरे लिए मुझे लगा कि ये थोड़ा मुझे ज्यादा उपलब्धि जन्य लगा, इसलिए मेरा इस क्षेत्र की ओर आने का मानस हुआ। चलिए, आपके भूगोल जो है विषय रहा है। जी सर, स्नातक। मुझे ये बताइए, आप प्रताप सिंह जी बारठ, ये आपके कॉलेज का नाम, ये कहाँ के प्रताप सिंह जी? ये देवपुरा गांव करके शाहपुरा के पास में सर। ये केसरी सिंह जी बारठ है, उनको जागीर मिली थी मेवाड़ दरबार की तरफ से उनके पिताजी कृष्ण सिंह जी बारठ को, तो वो यहीं के निवासी थे और उनका जन्म उदयपुर में हुआ। प्रताप सिंह बारठ था, और ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने राजस्थान के सशस्त्र जो क्रांतिकारी है उनमें से ये एक थे। और इनका जो योगदान है वो लॉर्ड होर्डिंग, जब दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से, उस समय लॉर्ड होर्डिंग यहाँ आए थे, तब जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ ने उनके ऊपर बम फेंका था, उस कांड में शामिल। और उसके बाद में इन्होंने ब्रिटिश एक रेजिडेंट था रेगिनाल्ड क्रेडिक, उसकी हत्या का इन्होंने प्लान बनाया था। तो बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर मुकदमा चला और उस वक्त ये वहां से फरार हो गए। तो उसके बाद में जब ये सिंध हैदराबाद में कंपाउंडर बनकर काम कर रहे थे, तो वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में बरेली जेल में इनका निधन। चलिए ठीक है, आप अभी बता रहे थे केसरी सिंह जी इनके पिताजी थे। जी सर। तो उनके बारे में क्या विशेष तथ्य हैं, कुछ बताएंगे? केसरी सिंह बारठ एक कवि भी थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी भी थे। और केसरी सिंह बारठ का जो हम सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में जानते हैं वो उनका चेतावनी राज झूमते एक रचना है। जब मेवाड़ नरेश फतेह सिंह वो करजन के दरबार में जा रहे थे दिल्ली, है ना, उस समय एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह था, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने ये 13 सोर्टी लिखकर एक और क्रांतिकारी थे इनके साथ में, गोपाल सिंह खरवा, उनको देकर भेजा गया। और जब रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पढ़ने के बाद वो दिल्ली तो गए, लेकिन उन्होंने उस जो सभा थी उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अभी आपने एक शब्द यूज लिया सोरठा। जी सर। क्या होता है ये सोरठा, मुझे बताइए। ये दोहे का उल्टा होता है सर। दो अपनी छंद है एक, ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। अब मुझे दोहे का एग्जैक्ट पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे 4 चरण होते हैं, 13 और 11 मात्राओं पर इनमें यति होती है दोहे में, और ये इसका ठीक उल्टा होता है, तो इसमें 11 और 13 पर यति होती है। अच्छा, और छंद कोई 2-4 बताइए, छंद किस प्रकार के? छंद सर, इसमें मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं। जैसे मैं आपको 1-2 बता सकता हूँ। जैसे द्रुत विलंबित है, तो द्रुत विलंबित मां नभो करो, तो द्रुत विलंबित छंद में नगण, भगण, भगण और रगण, ये 4 गण होते हैं। द्रुत विलंबित ये हो गया। एक वसंत तिलका, जिसमें उगता वसंत तिलका तब जा जगऊ गए, तो उसमें भी इसी प्रकार अपन तगण, भगण, जगण और उसके बाद में गुरु गुरु, ये मात्राएं होती है। ये तो वर्णिक छंद हो गए। मात्रिक हो गए। वर्णिक में हम गीतिका, हरि गीतिका को ले सकते हैं। चौपाई भी अपने आप में एक छंद है। अच्छा, आज ये आप जो छंद बता रहे हैं ये आज यूज में आते हैं क्या वर्तमान समय में? इनका उनकी कोई उपयोगिता है? बहुत कम यूज में आते हैं। उपयोगिता तो इनकी है कि जो हमारा जो प्राचीन जितना भी काव्य है वो इनमें रचा गया है और वो हमारे जीवन में काम आई रहा। रामचरितमानस लोग उसका पाठ करते ही हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से कविता में परिवर्तन आया है, तो अब इनका उतना प्रयोग रहा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का काव्य रचना भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है। तो क्यों पढ़ाया जाता है मतलब? तो ये हमारी कल्चर, हमारी जो पुराना जो साहित्य है, जिससे हम हमारी एक रिच कल्चर है, तो वो हमें याद रहे, वो हमें पता रहे। तो उस कल्चर से हमें बहुत सारे आदर्श, हमारे जीवन मूल्य, जीवन के नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए उसका तो जारी रहना जरूरी है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया इसका। चलिए, भीलवाड़ा जिले से कुछ और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर फूलडोल का एक मेला लगता है। जी सर। किस दिन लगता है सर ये चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक लगता है। दीपावली के होली के ठीक नेक्स्ट डे से लगता है ये चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और पंचमी को यहाँ पांचा का थाल एक ऐसा करके समारोह आयोजित किया जाता है। अच्छा, एक आपके हिस्ट्री में अपन बात करें कि राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन
ये कहाँ पर हुआ था? ये शाहपुरा में हुआ था सर। और शासक गोकुल कौन? चंद्र असावा शासक के सुदर्शन देव करके थे। अच्छा, एक वहां पर शहीद मेला और लगता है, शहीद मेला। भीलवाड़ा में, शाहपुरा में जी, कौन सी डेट को लगता सर। है ये वो शहीद? सर डेट में कंफर्म नहीं हूँ, पर ये मेरे हिसाब से वो जो त्रिमूर्ति सर्कल है वहां लगता है इन तीनों के लिए, अपने केसरी सिंह बारड, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारड। मैं बता देता हूँ आपको, साथ में रिव्यू भी करते चल रहे हैं अपन। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष लगता है ये, आप याद? डेट मेरे दिमाग में आई थी पर मैं कंफर्म नहीं था, तो मैंने बताया। जी, आप अभी बता रहे थे कि महाराणा प्रताप वगैरह का संबंध था भीलवाड़ा से, ठीक है, तो कुछ छत्रियां भी हैं मेवाड़ के शासकों की वहां पर? राणा सांगा की छवि है मांडलगढ़ दूर पर। इसकी आवाज राणा कट सांगा। राणा सांगा की कहाँ पर? जी सर, राणा सांगा मांडलगढ़ दुर्ग पर सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपको। मैंने रिव्यू कर लिया। एक प्रश्न तो ये शहीद मेले वाला था, और दूसरा आपके जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा उसमें ये छंद वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर आपके वहां पर हिंदी का विशेषज्ञ रहा हो, तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं वहां पर इंटरव्यू में। बाकी आपके बाकी जो प्रश्न थे उनके आंसर अच्छे हैं, लोकल नॉलेज आपको अच्छा है, और आपका जो एक लक्ष्य है वो भी आपके सामने सीधा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक ही लक्ष्य है आपका, शुभकामनाएं उसके लिए। थैंक यू सर। ओके जी गौतम सर। हाँ सर, तो क्या गुड ने बताया था सर इनका? सर कुशल सिंह राणावत। हाँ अच्छा, कुशल सिंह जी राणावत, गुड गुड गुड। कुशल सिंह जी आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? भीलवाड़ा को? भीलवाड़ा, जी सर। अच्छा गुड गुड। आप ज्योग्राफी से हैं? जी सर। अच्छा, और आपकी हिंदी भी रही है? जी सर, बीए में हिंदी, ज्योग्राफी और संस्कृत विषय थे। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपने कविता सुनी होगी, जागो फिर एक बार जागो, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, जागो फिर एक बार जागो, किसने कहा है ये? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अच्छा चलिए, हम बाद में बताएंगे। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ, यानी ये किसने बनवाया था मांडलगढ़ दुर्ग आपका? मांडलगढ़ दुर्ग सर महाराणा कुंभा ने बनवाया। राजस्थान में उन्होंने कुल 32 दुर्ग बनवाए थे, उनमें से मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर उन्होंने मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अभी वहां कोई रहता है क्या, वहां पर मांडलगढ़ में ऊपर किले में? जी सर, अभी नहीं रहते। वहाँ एक तालाब है और वो दुर्ग थोड़ा जीर्ण शीर्ण है अभी की स्थिति में। तो वहां कोई अब वहां अच्छा गुड। अच्छा, एक श्रीहरिकोटा का द्वीप का नाम सुना है आपने ये? जी सर, श्रीहरि पंबन द्वीप पर है सर। श्रीहरिकोटा अपना अंतरिक्ष ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका सेंटर है। अच्छा, ये जोजिला दर्रा के बारे में सुना है कि ये कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा सर मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, सतलज नदी इस तरह से इंडिया में प्रवेश करती है। जोजिला ये जम्मू कश्मीर में है सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर और बीच के उसके बीच में है। आप थोड़ा थोड़ा सर राइट हैं। अच्छा, एक और वो बताइए, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा सर सिक्किम में है। अच्छा सिक्किम, हाँ वो अभी इन दिनों में चर्चा में क्यों है? सर वो नाथुला दर्रा अपने ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा उसका भी एक रूट है। और अभी अमरनाथ का तो सर अब उस तरफ से नहीं जाते, अपने कश्मीर की तरफ से ही जाएंगे, बालटाल वाले एरिया से। बाकी वो उसका रूट है, इसलिए चर्चित है। अच्छा, आपके जो ना ज्योग्राफी में एमए किया आपने? नहीं सर, मेरा स्नातक है, बीए सर। अच्छा बीए तक है। एक वो जो है लेब्राडोर की धारा का नाम सुना था आपने, जो अभी इन दिनों में चर्चा में भी थी वो? लेब्राडोर धारा, जी सर, हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में। कहाँ पर है वो? लेब्राडोर धारा सर कनाडा, अपने जो कनाडा और यूएसए है उनके बीच में से निकलती है, अटलांटिक सागर में आती है, और फिर ये ठंडी धारा है। और इसी तरह से न्यू फाउंडलैंड तट है जो यूएसए का, वहां पर गल्फ की गर्म धारा मिल जाती है। तो गर्म और ठंडी धारा के मिलने से वहाँ प्लैंकटन नामक वनस्पति उग जाती है, तो उससे मछलियों का जो प्रोडक्शन है वहां पर वो ज्यादा होता है। गुड। अरे पीरियोडिक विंड्स किसको कहते हैं? पीरियोडिक विंड्स
सर पीरियोडिक विंड्स, हवाओं के बारे में कह रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल। ये मौसमी हवाएं, जैसे अभी अपने राजस्थान में लू का प्रकोप है तो उससे पहले शीतलहर आती थी, तो ये मौसमी स्थानीय पवनी है सर ये। नहीं, इसको और मेजर वे में लीजिए आप इसको, बड़े बड़े स्तर पर। जी हाँ हाँ, मैं जी सर, इनको अपन ये उसमें डिवाइड कर सकते हैं, भूमध्य रेखीय पवनी, पछवा पवनी, ध्रुवीय पवनी। हाँ, ये जैसे वर्ष भर चलने वाली हवाएं हैं, भूमध्य रेखीय पवने हैं, पछवा पवने और ध्रुवीय पवने हैं, ये वर्ष भर चलती है, तो पीरियोडिक यही होगी। इसमें जो है ना विंड्स में पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक शब्द है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए इस पर। पीरियोडिक अगर ये, हाँ सर, आप मानसून की तरफ हिंट कर रहे हैं शायद, मानसूनी पवने। मानसूनी हवाओं को कहते हैं। गुड। अच्छा, आपको डिप्टी सेक्रेटरी जो है ना, डिप्टी सेक्रेटरी माइनस लगा दिया जाता है, तो राजस्थान में आपके जो है ना उधर उस एरिया में सबसे ज्यादा माइका निकलती है आपके भीलवाड़ा इलाके में, आपको ध्यान है? जी सर, पता है। तो वो जो है ना माइका का क्या उपयोग होता है, और आप उसका किस तरह से जब दोहन बढ़ाएंगे, किस तरह से उपयोग करेंगे, पहले तो ये बताइए कहाँ उपयोग होता है इसका? सर माइका का जो मोस्टली यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स में होता है, क्योंकि ये ताप रोधी है और इसमें ये करंट को से भी बचाती है। जो प्रेस अपनी होती है, हवाई जहाज होती है, उसकी खिड़कियों बनाने के अंदर, और जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर को इधर से उधर दूसरी जगह पे स्प्रेड होने से रोकती है, तो उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो आप नहीं, आप डिप्टी सेक्रेटरी रहते हो यहाँ पर, प्रोडक्शन के लिए के साथ साथ आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे फिर? सर भीलवाड़ा में ऑलरेडी अबर की ईंटें बनाने का एक कारखाना है। अच्छा, वो क्या बनाती है? अभी वो अबर की जो स्लरी होती है सर, अबर निकालने के बाद में जो वेस्टेज बचता है, तो उससे ईंटें बनाने का काम होता है। तो इसके अलावा स्कोप इसमें अबर की चादरें बनाने का भी इसमें स्कोप, अगर इसको डेवलप किया जाए तो। और अभी भीलवाड़ा जिले में अबर का उतना खनन नहीं हो रहा है जितना पहले होता था, तो क्योंकि मैक्सिमम जो खनन वो हो चुका है, तो अब यहाँ पर इतना स्टोरेज नहीं है तो अबर का। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में फिजिकली कोई संबंध है क्या? सर ये मैं सिद्धांत रिकॉल कर पा रहा हूँ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था, तो उस समय जो पेंजिया था, तो पेंजिया के पार्ट के रूप में ये तीनों कनेक्ट थे, और उसके बाद में जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो ये अलग अलग हो गए। गुड 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 गुड। जो ना आपका जो है, मुझे लगा कि आपको काफी नॉलेज है, वैसे तो आपने स्टडी काफी कर रखी है, आपने पहले भी दिया था इंटरव्यू? जी सर, मैंने 2012 का एग्जाम था, उसमें 2013 में जो इंटरव्यू था वो मैंने दिया था। 2013 और 16 की वैकेंसी में मेरा मेंस क्लियर हुआ था, इस बार वापस में इंटरव्यू दिया। अच्छा, उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? 89 थे सर, 160 से। नहीं, इसमें इंटरव्यू में कितने थे? हाँ, उस समय सर वो सब्जेक्ट वाला सिस्टम था, 160 नंबर का इंटरव्यू होता था और 89 मार्क्स थे। अच्छा, 89 मार्क्स थे। गुड। अच्छा, तो आपको अभी अब आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल? अभी तो मुझे आपका स्टडी तो अच्छी लग रही है, पर आप कहाँ, यू आर वर्किंग इन टीचिंग जॉब में है? जी सर। हाँ, कहाँ पर है? जी सर, मैं अपने गांव के पास ही पोस्टेड हूँ। मेरा जो गांव है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर मेरी स्कूल है। अच्छा, वो हायर सेकेंडरी है? कौन सा स्कूल है? नहीं सर, प्राइमरी स्कूल है सर। गुड। चलिए, तो आपका जो है ना रिव्यू कर लेते हैं अब। आपने सबसे पहले, मैंने मांडलगढ़ एक जैसे पूछा था मांडलगढ़ के किले के बारे में, तो आपने सही जवाब दिया है। भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के बारे में आपने सही बताया है कि वो एक द्वीप, पहले एक द्वीप माना जाते थे ये, और ये फिर बाद में जो है ना वो जो है ना अलग हुए हैं। दूसरा, हरिकोटा द्वीप जो है ना ये पुलिकट झील है पश्चिमी तट पर, ये उड़ीसा के उसके पास में, तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। आपका सही जवाब था ये। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या आपका लैब्राडोर की धारा के बारे में पूछा था, वो आपका बिल्कुल सही जवाब था। आप वो जो वहाँ के जो वडी से न्यूयॉर्क का जो ओशन एरिया है ना, मतलब न्यूयॉर्क का जो
समुद्र का किनारा है उसको लैब्राडोर धारा जो है ना उसको जो है ना गर्म रखती है और उसमें जमने नहीं देती है। वहाँ पूरा टाइम पूरे वर्ष में वहाँ शिपिंग और ये सब चलता रहता है। अगर ये लैब्राडोर धारा ना होती और ये जो है ना वो जो है ना ये गल्फ स्ट्रीम से आकर जो उसमें गर्म धारा मिलती है उसकी वजह से वहाँ पर पूरे टाइम, तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान है इसका। एंड एक क्वेश्चन आपको किया था पीरियोडिक विंड्स, ये मानसूनी हवाओं को कहते हैं, तो ये आपको अच्छा नॉलेज है उसका। एंड मानसूनी हवाओं को ध्यान रखना इसको थोड़ा, ये पीरियोडिक विंड्स अगर बोल दी जाए तो वो मानसून पीरियोडिक मींस पीरियड से ही आती है, वो पर्टिकुलर टाइम अब मैं कनेक्ट कर लूंगा जी सर, मैं कनेक्ट, वो वर्ष में एक बार अपनी दिशा बदलती है। आपको डिप्टी सेक्रेटरी मंडल्स लगाया जाता है, तो आप किस तरह से जो है ना इसका माइका का वहाँ उपयोग करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है कि माइका का जो है ना ये प्लेन में जो है ना उसके जो है ना विंडोज बनाने के काम में आता है और भी दूसरे कई सारे उसके जो है ना सीटें बनती है। एंड आप जो है ना बता रहे हैं कि वहाँ पर नेचुरली, मुझे अभी आज की डेट का प्रोडक्शन का मुझे तो पता नहीं है कि वहाँ थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे गांव में भी इसकी खान है तो मुझे थोड़ा इसका पता है, हमारे गांव में भी माइका की खान है। अच्छा, गुड गुड गुड। हाँ, फिर भी उसमें हो सकता है कि अभी भी और कुछ संभावना है, तो आप उसको एज जो है ना अगर ऑप्शन लगते हैं तो आप उसका जो है ना उसका सर्च कर सकते हैं। अब क्या है कि वो अब क्या है कि जो पुरानी जो माइंस है वो पुरानी पद्धति से खोदी गई थी, तो अब क्या उनके अंदर जो पिट्स है तो वो बड़े बड़े पोल बने रह गए, तो उनकी माइनिंग करना थोड़ा रिस्की मामला है। तो अब नई टेक्नोलॉजी से की जाए तो फिर वो जो बचा हुआ माल वो निकाला जा सकता है इसमें। हाँ, उसमें से मेरे ख्याल से जो कुछ रफ मटेरियल निकाल दिया गया है उसमें भी बहुत सारा मटेरियल होगा उसमें। मैं जहाँ तक समझता हूँ भीलवाड़ा जो है वैसे बहुत जो है ना कई तरह से आपका बहुत फेमस है। एंड हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स मेरे साथी भी वहाँ पर कार्यरत हैं रहे हैं। तो मैं आपके लिए आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी स्टडी अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट अगेन। थैंक यू सो मच सर। जी कुशल जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये एक हेमंत बिश्व शर्मा, जी सर, कौन है? ये सर असम से है सर। अभी इन्होंने कुछ विवादास्पद भाषण दिया था, तो इसलिए इन पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई थी। इसको इलेक्शन कमीशन ने कम करके 24 घंटे कर। ओके गुड। अच्छा, एक ऑपरेशन प्रहार है, ऑपरेशन प्रहार। सर ये मैंने पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ऑपरेशन ग्रीन हंट? जी सर, ऑपरेशन ग्रीन हंट ये नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ग्रे हाउस भी चला था, ग्रीन हंट चला, सलवादुरुम चला, तो उन्हीं में से एक हिस्सा है। ओके, तो हाल ही में नक्सलियों का एक हमला हुआ है। जी सर, बीजापुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में। जी सर, बीजापुर। हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजापुर है सर, बीजापुर। ओके। जी सर, आज का लेटेस्ट है, आज हुआ था। हाँ, क्या नक्सलवाद क्या होता है सर? ये नक्सलवाद को हम भारत के परिदृश्य में देखें तो इसकी आंदोलन की जो शुरुआत है नक्सलवाड़ी 1967 से हुई थी। ये कुछ मजदूर और किसानों का आंदोलन था जिनकी जमीनें जमींदारों द्वारा छीन दी गई थी। हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो नक्सलवाद ये कम्युनिज्म है, उसी का एक रूप है। लेकिन कम्युनिज्म में अपना जो रास्ता है वो अलग अलग दिशाओं से वो अपनी मंजिल पाने की कोशिश करता है। लेकिन जो नक्सलवाद है वो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए माओवादी तरीके का प्रयोग करते हैं, यानी हिंसा के साथ ही अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। ओके। अच्छा, अभी राजस्थान में चुनाव कहाँ हो रहे हैं सर? सहाड़ा में हो रहे हैं, सरदार शहर है, वल्लभगढ़ और राजसमंद, 4 जगह। जी सर, इन चुनाव। ओके, कौन करवाता है ये चुनाव? सर ये चुनाव आयोग। कौन सा चुनाव आयोग? जैसे चुनाव आयोग भी केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग। कौन है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त अभी? सर अशोक कुमार जी, ऐसा करके मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, अब तो आप इसके दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हाँ सर, वो मैं उनको थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
ओके ओके। ध्यान में। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये सर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव कराता है, स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज नगर पालिका इनके, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराता है। ओके। अच्छा, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं अपने यहाँ, और एक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इन दोनों में क्या अंतर है? राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कौन है अभी? सर उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, किससे संबंधित है ये? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग से? अच्छा, उनका पोस्टिंग सर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से होती है। किसकी? निर्वाचन, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की? नहीं सर, वो निर्वाचन अधिकारी की, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति वो राज्यपाल द्वारा की जाती है 243 के आर्टिकल के तहत। राइट, ठीक है। अच्छा, ये एक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। सॉरी सर, मुझे पता नहीं इसके बारे में। ओके। एक सैन्याभ्यास है, उसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। वज्र प्रहार। एक और है, इसका नाम है कोप इंडिया। कोप इंडिया। जी सर। कोप इंडिया। नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। ओके। अच्छा, अभी एक आर्टिकल चर्चा में है 244A। 244A। हाँ। सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है इस बारे में। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक तेलंगाना की महिला है जिन्होंने हाल ही में पाक जलडमरू को पार किया है। सर एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है नाम। अच्छा, पेपर्स को थोड़ा कुशल जी, कौन सा अखबार पढ़ते? कौन सा अखबार? भास्कर और पत्रिका और जागरण। तो ये तो जागरण वगैरह में न्यूज आई हुई है, तो 1-2 दिन की न्यूज। ना मैं इनको रिकॉल नहीं कर पाया सर, मैं इनको क्या राइट डाउन कर लेता हूँ पर अभी इनको एक बार रिपीट करना जरूरी है, तो तब जाकर रिकॉल होते भूल जाते। ओके ओके ओके, आप इसको ट्राई करें कि रिकॉल हो जाए, ठीक है सर। एक और करंट का पूछता हूँ, फिर मैं आईआर। एक रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। रूपपुर परमाणु संयंत्र। हाँ जी। जानकारी भी नहीं है सर। ये सब अभी 1-2 दिन के पेपर्स के क्वेश्चन थे आपके लिए, तो थोड़ा अच्छा था सर। थोड़ा सा आईआर पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, एक देश है जिसको हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। सर हार्ट ऑफ एशिया ये अफगानिस्तान के संदर्भ में है, और हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में, वहाँ की जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, उसके बारे में सभी एशियाई देश और कुछ बड़े देशों के साथ मिलकर इसके बारे में चर्चा की जाती है। अभी सर ताजिकिस्तान में इसका सम्मेलन चल रहा है। ये कौन सा समिट है जो अभी चल रहा है? सर मेरे ख्याल से 7वां होना चाहिए सर। नहीं, 9th है ये, ठीक है वैसे। अच्छा, जो चीन अमेरिकी विरोधाभास में भारत की क्या भूमिका है? चीन अमेरिकी विरोधाभास में सर चीन और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के समय काफी बढ़ गया था, और अब हम ये जानते हैं कि विदेश नीति के अंदर कभी भी कोई हित स्थायी नहीं होता, वो परिवर्तनशील होते हैं, अपने अपने देशों के हित के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो भारत के संदर्भ में ये है कि भारत का भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर इश्यूज अपने चल रहे हैं, और चाइना और अमेरिका के बीच में भी कोविड के मामले को लेकर भी खींचतान चल रही है, और दक्षिण चीन सागर है तो वहां पर मुक्त आवाजाही का उसका भी मामला है। तो अभी भारत का इस संदर्भ में ये है कि अमेरिका चीन को काउंटर करना चाह रहा है, और भारत के लिए भी एक बेहतर है, लेकिन भारत को ये जरूर देखना होगा कि वो कोई अमेरिका का केवल साधन मात्र ना बन जाए। तो अपने हितों को भी ध्यान में रखना है,
और जो अभी स्टेप लिया गया है क्वाड का, वो भी मुझे बेहतर लगा है काफी, क्योंकि चीन तो कंटिन्यू सिर्फ हमारे से ही नहीं, उसका जापान के साथ में हांगकांग वाला इश्यू अलग उनके खुद से चल रहा है, आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश है, फिलीपींस है, सबके साथ में उसका विवाद है। तो एक हमारा समूह जो बड़ा बन जाएगा, तो फिर चीन को थोड़ा काउंटर करने के लिए जरूरी है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब देश मिलकर साथ आए। बहुत अच्छा आंसर। चलिए कुछ रिव्यू कर लेते हैं। एक तो जो निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो अनुच्छेद आपने राइट बताया, आर्टिकल 243 के, इसके प्रेम सिंह मेहरा है अभी चेयरमैन, पंचायत से संबंधित हैं। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग के जो राजस्थान में प्रतिनिधि हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो प्रवीण गुप्ता है। और वज्र प्रहार ये अभी थल सेना का एक अभ्यास हुआ है अमेरिका के साथ में, और इसी तरह से जो ये वायुसेना का अभ्यास है। और 244 ये जो राज्य के अंदर किसी क्षेत्र को स्वायत्ता देने से संबंधित है। जो सूची 6 है उसमें जो काउंसिल्स को स्वायत्ता दी जाती है, उसी प्रकार किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अगर ऑटोनोमस बनाया जाना है तो उसके लिए 244 को के तहत बनाया जाता है। और जो रूपपुर है वो बांग्लादेश में, भारत ने भी वहाँ एटॉमिक प्लांट बनाया है रसिया के सहयोग से। बाकी ओवरऑल आपके उत्तर ठीक है। नक्सलवादी, बहुत अच्छा आंसर। ये जो मैंने आपसे पूछा था स्पीचलेस और ग्रीन, ये नक्सलवादियों के विरुद्ध किए गए सरकार ने। और एक आपसे असम का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूछा था, बहुत अच्छा आंसर। आपके पकड़ है करंट पे काफी। भारत चीन के मुद्दे पर भी अच्छा आंसर है आपका। बस कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप नहीं बता पाए हो। सर फैक्ट्स मैं अब तैयार करूंगा। जी, क्या डेट क्या इंटरव्यू का आपके? 5 मई है सर। 5 मई है ना? हाँ, तो फिर काफी टाइम है। आप तो थोड़ा सा और डिटेल डीप करेंगे क्योंकि सारे पक्ष आपके बढ़िया तैयार हैं। थोड़ा करंट न्यूज को छोड़ दिया जाए तो बाकी ओवरऑल आई थिंक गुड, और बहुत अच्छे आंसर्स आपके, और ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका एक मॉक और रखूंगा मैं अभी, और आई होप कि उस मॉक में आज वाली कमियां दोहराई ना जाए। जी सर, बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा। बाकी ओवरऑल गुड, ओवरऑल बढ़िया रहा आपका। थैंक यू सर। तो ओके, वेलकम।